हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आई एम सचिन शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। और हम तैयारी जो करने वाले हैं वो सीबीएसई बोर्ड एंड एसएससी बोर्ड के सिलेबस की करने वाले हैं। साथ में हम लोग नीट की तैयारी भी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे? नीट की भी हम तैयारी करने वाले हैं। तो जो बच्चे नीट करने के लिए जा रहे हैं, जो वो लोग जिन बच्चों को नीट करना है, साथ में उनका सीबीएसई का या फिर आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है जिनका भी, वो लोग भी साथ में तैयारी करें, क्योंकि उनका सीबीएसई का सिलेबस क्लियर होगा। जिन बच्चों का आईसीएसई का सिलेबस है वो आईसीएसई का सिलेबस क्लियर होगा। साथ में हम लोग नीट की तैयारी भी करा रहे हैं और ये सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साथ में। अच्छा, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो 12th का सिलेबस चल रहा है। 12th मींस 10+2। 10+2 का हमारा सिलेबस चल रहा है। तो 10+2 के सिलेबस में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है क्या? आपने जो आपकी पुरानी क्लासेस आपकी गई हैं, जैसे कि आपकी क्लास 10th, 11th, 9th, बल्कि नीचे की क्लासेस में भी चार्ज का कंसेप्ट बता दिया जाता है। आजकल सीबीएसई सिलेबस और आईसीएसई सिलेबस में पहले ही चार्ज बता दिया जाता है। क्या बताया जाता है? चार्ज। ये चार्ज क्या है? ये चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब स्टडी की जाती है और जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, मींस कि वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? चार्ज को रेस्ट में पढ़ना। चार्ज का मोशन नहीं हो रहा, चार्ज को किसी तरह का मोशन नहीं है, वो केवल रेस्ट में है। तो जब वो रेस्ट में रहेगा तब जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सब बच्चों को? कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज के लिए थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि अब से आज से लगभग 2500 साल पहले एक ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक यानी कि यूनानी फिलोसफर। तो यूनानी फिलोसफर एक बार क्या कुछ अपना वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जैसे एक अंबर, AMBER, क्या नाम बताया मैंने? एम्बर, AMBER, ये एक मटेरियल होता है। एक मटेरियल होता है ये। अंबर को जब सिल्क से रगड़ा गया, मीन्स की रबिंग की गई। क्या की गई? रबिंग की गई। अंबर की रबिंग की गई सिल्क के साथ में। सिल्क के साथ में रबिंग की गई तो अंबर जो है ये स्मॉल पीसेस, क्या? स्मॉल पीसेस, स्मॉल पेपर पीसेस, जो छोटे छोटे कटिंग वाले पीसेस थे वो इस अंबर मटेरियल से चिपकने लग गए, अट्रैक्ट होने लग गए इसकी तरफ। तो वहीं से चार्ज की कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। बट 2000 साल तक, यानी कि जब 2500 साल में उन्होंने की थी इसके बारे में एक कंसेप्ट उन्होंने दे दिया था कि चार्ज होता है। बट 2000 साल तक ये कंसेप्ट जो उन्होंने दिया था, कौन थे? जो यूनानी फिलोसफर थे, तो उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। तो थेल्स ने जो डिस्कवरी की थी वो 2000 साल तक तो ऐसे ही पड़ी रही, कोई काम ही नहीं किया गया। मतलब ऐसा समझो कि लॉस्ट हो गई थ्योरी। बट जो वो लिख के जा चुके थे वो लगभग 600 साल पहले एक साइंटिस्ट और आए, विलियम गिलबर्ट। क्या नाम आया? विलियम गिलबर्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो विलियम गिलबर्ट ने लगभग 600 साल पहले इस कंसेप्ट को, जो कि थेल्स ने दिया था, थेल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, ग्रीक साइंटिस्ट थे ये, तो उन्होंने जो दिया था वो विलियम गिलबर्ट ने उठाया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और पढ़ने के साथ उन्होंने प्रयोग करने स्टार्ट किए। तो प्रयोग कैसे किए? प्रयोग किए उन्होंने, एक तो अंबर मटेरियल उन्होंने लिया ही, अंबर मटेरियल लिया, गिलास लिया और एक एबोनाइट लिया। तो इन तीनों मटेरियल की रोड्स पर
इसको ट्राई किया और इनको किसी कपड़े से, सिल्क के कपड़े से या किसी और तरह के कपड़े से रगड़ा, यानी कि रबिंग की गई। तो जब रबिंग की गई तो इन्होंने पाया कि रबिंग करने में जो पेपर पीसेस थे या फिर स्मॉल, आप कह लीजिए कि स्मॉल जो भी किसी तरह के मटेरियल था वो इससे चिपकने लग गया, इनसे चिपकने लग गया। तो यहीं से फिर कंसेप्ट की स्टार्टिंग हुई दोबारा से चार्ज की, कि चार्ज को पढ़ा जाए, मींस कि इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ा जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक तरह से डिस्कवरी यहाँ से फिर मानी जा सकती है। हालांकि डिस्कवरी जो थी लगभग 2500 साल पहले हो चुकी थी, 2500 साल पहले हो चुकी थी, पर 600 साल से हम इसलिए मान सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिस्कवरी हमारे नॉलेज में आई, तब से जो है चार्ज कंसेप्ट हमारा आगे बढ़ा। तो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। तो चार्ज इस तरह से हमें पता चल गया। तो चार्ज जब हमें पता चल गया तो चार्ज के बारे में फिर ये क्लियर हुआ कि चार्ज जो है कितने प्रकार का होता है, इसके काइंड्स कितने हैं, काइंड्स ऑफ चार्ज कितने हैं, इसके काइंड कितने हैं। तो काइंड्स की जब हमने बात आई तो इसमें दो काइंड निकल कर आए। जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सामने आए तो उसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में दो सामने क्या आया कि पॉजिटिव चार्ज होता है एक, पॉजिटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं प्लस वी चार्ज और माइनस वी चार्ज। तो दो तरह के चार्जेस आए, यानी कि अब ये एक्सपेरिमेंटल चीजें और फिर आगे आ रही हैं। कैसे कि अब ग्लास रोड जो होती है, जब हम उसे सिल्क के क्लॉथ से, ग्लास रोड है, सिल्क के क्लॉथ से उसे हम रबिंग कर रहे हैं। तो जब रबिंग करते हैं तो ग्लास रोड क्या हो जाता है? ये तो हो जाता है पॉजिटिव, क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारा हो गया ग्लास रोड और सिल्क क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। ये हुआ कैसे? अब इसका जो सीधा कंसेप्ट है कि एक पॉजिटिव हो रहा है और एक नेगेटिव हो रहा है, तो एक ही कारण से ऐसा हो सकता है। ये तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, यानी कि कोई भी, जैसे कि सपोज करो ये पेन ही है, जब तक मैं इसे रबिंग नहीं करूंगा, घिसूंगा नहीं, तब तक इसमें से कोई चार्ज, ये न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रल। किसे कहते, क्या कहते हैं? इसे कहेंगे न्यूट्रल। यानी कि स्टैटिक पोजीशन में कोई भी चीज, कोई भी बॉडी वो ऑलवेज न्यूट्रल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बॉडी है तो बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि इस पर अभी जब तक रबिंग नहीं हो, जैसे मैं लिख रहा हूं तो रबिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। पर इलेक्ट्रॉन का जो ऑलरेडी होता है मास बहुत कम होता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब इज द यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब हम दो बॉडीज को रगड़ते हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं। क्या निकलते हैं? एक से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं। सपोज करो कि हमने एक रोड ले ली, ये हमने रोड बना ली, ये रोड ले ली हमने, और रोड ले ली और यहाँ पे एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया। ये क्लॉथ है सिल्क का, ये क्या है? सिल्क क्लॉथ है, और ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड। तो ग्लास रोड, जब हमने सिल्क से ग्लास रोड को रब किया तो ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? E-। इसको हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह शो करेंगे तो E- इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं? सिल्क में जा रहे हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे हैं, तो तब उस टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। क्या हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगी? यहाँ इंक्रीज हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। तो जिस बॉडी में से, यानी कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, यानी कि कह लो, या फिर एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो जब हमने दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा, हमने रबिंग की, तो रबिंग करने में जो इलेक्ट्रॉन्स इसके थे वो इसमें जा रहे हैं। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी में चले जाते हैं, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि ये तो हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो निकलने वाली बॉडी जो है वो माइनस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर,
तो जब माइनस कम हो रहा है उसका तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमारा एक कंसेप्ट ये आ गया कि एक बॉडी पॉजिटिव हो गई और एक बॉडी नेगेटिव हो गई। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, मास भी होता है, ठीक है। तो मास बहुत ज्यादा कम होता है, 10⁻⁻27 ग्राम का होता है, किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम, यानी -27 पावर है 10 की। तो जब 10 की पावर माइनस में है, वो भी 27 इतनी बहुत हाई पावर हो गई तो माइनस में है, तो इसका मतलब है कि मास बहुत ज्यादा कम है इसका। कितना मास है? बहुत ही ज्यादा कम मास है। तो जब इतना कम मास होता है तो इसलिए बॉडी, जैसे आप सोच रहे होगे कि सर तो लगातार पेन चला रहे हैं तो रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, रबिंग का मतलब फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हो रहा है तो इसका निकल करके इसमें आ रहा होगा, पेन में आ रहा होगा, या पेन का निकल करके उसमें जा रहा होगा, तो कोई सी बॉडी तो खत्म हो जानी चाहिए इस तरह से, नहीं, क्योंकि मास बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से इतना कम जब खत्म होता है तो इसमें बॉडी का कोई लॉस हमें दिखता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अब क्या बात आ गई कि ग्लास रोड और सिल्क जो है वो अपोजिटली चार्ज हो गए। तो जब अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं कोई भी दो बॉडीज, तो आती है फिर बात, दो बातें आ जाती हैं इसके अंदर। एक तो आ जाता है हमारा लाइक चार्जेस, क्या आ जाते हैं? लाइक चार्जेस। और एक होता है अनलाइक चार्जेस। क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या होते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस का मतलब होता है दोनों चार्ज एक तरह के, एक ही तरह के दो चार्ज हैं। जैसे कि मैं सपोज करो एक मैंने ई ले लिया इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी मैंने ई ले लिया, तो ये क्या हो गए? लाइक चार्जेस। इन्हें कहा जाएगा लाइक चार्जेस क्योंकि दोनों का चार्ज एक ही है। अच्छा, चार्ज को वैसे हम जो बताते हैं वो क्यू बताते हैं, क्यू से, क्यू फॉर चार्ज। ठीक है, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे क्यू से कर दो चाहे कैपिटल क्यू से कर दो, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज को डिफाइन करता है, कैपिटल क्यू चार्ज को डिफाइन करता है, बट ई क्या है? इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। अब आप कहोगे कि ई का क्यू से क्या रिलेशन है? आपने ई पढ़ा है, आप क्यू पढ़ा दिया। चार्ज तो एक्चुअली क्यू ही है, इलेक्ट्रॉन तो निकल करके जब उसमें जा रहा है तब कोई बॉडी चार्ज हो रही है, यानी कि जैसे ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, बट पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गई। जब इस बॉडी में पहुंचे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गई, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड बॉडी हो गई है। ये भी इलेक्ट्रीफाइड यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो चार्ज तो इसका Q है, Q1, और इसका Q2 है। अब ये पता नहीं कि Q1 में कितने इलेक्ट्रॉन है और Q2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें क्लियर नहीं। बस ये हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो हम सब समझ में आ जाएगा कि क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो कहने का मतलब ये है कि Q क्या है हमारा? चार्ज, और कैपिटल Q भी हम चार्ज, यानी कि इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें तरीका ये होता है कि किसी बॉडी में हो सकता है कि 15 इलेक्ट्रॉन हो, सपोज करो किसी बॉडी में 15 इलेक्ट्रॉन हो या 200 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? Q = 200E, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? इतने इलेक्ट्रॉन इसमें है, Q1 में इतने हैं और Q2 में इतने हैं, 150 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक में इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं इसे। ग्लास रोड की साथ में पढ़ा कि सिल्क से उसको रबिंग कर दिया। इसी तरह से एक आता है बात इसमें एबोनाइट रोड का। किसका आता है बात? एबोनाइट रोड। एबोनाइट भी एक मटेरियल है। तो एबोनाइट रोड को जब हम फर से कर देते हैं, एक मटेरियल, फर हो गया, जैसे आपका फर तो आप समझते होंगे, कपड़े बने होते हैं फर के। फर भी एक तरह का क्लॉथ ही है, मतलब वो ऐसा मानो कि किसी जानवर के, किसी एनिमल के शरीर के जो बाल वगैरह उस टाइप से होता है ना, तो वो फर है। तो फर की जब एबोनाइट से हम रबिंग करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से दूसरे में जाएंगे। तो अब की बात क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर से जाते हैं, फर से इसमें चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब फर से इसमें जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से यदि हम बात करें बैलून की, फूला हुआ गुब्बारा होता है ना बैलून,
तो बैलून, बैलून को हम अपने हेयर से करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि बैलून जो होता है ये भी चार्ज हो जाता है, ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस केस में क्या होता है कि जब हम बैलून को हेयर से जैसे हमने बैलून लिया, बैलून को अपने हेयर से क्या किया, रब किया, तो रब करने के बाद में क्या होगा कि हम उसको क्या करते हैं कि उसको दीवार से लगाते हैं। कोई दीवार है, दीवार से हमने उसको टच करा तो वो चिपक जाएगा, दीवार से चिपक जाएगा। यानी कि एक तरह का चार्ज में एक प्रॉपर्टी भी है। चार्ज की क्या है, प्रॉपर्टी आ गई। क्या आ गई, प्रॉपर्टी, यानी कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। क्या आ गई, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तो एक प्रॉपर्टी आपने क्लियर हो गई कि जब बैलून को हम हेयर से रबिंग करके एक वॉल से मतलब टच कराएंगे तो वो वहाँ चिपक जाएगा। तो चिपकने का मतलब क्या, अट्रैक्ट हो गया वॉल से। तो जब वॉल से वो अट्रैक्ट होगा तो एक प्रॉपर्टी उसकी अट्रैक्शन की होगी। अब आपको पता होगा कि जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ रिपल्शन जरूर होगा, वहाँ इसका अपोजिट जरूर होता है। तो अट्रैक्शन जो होगा वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। अच्छा, रिपल्शन कैसे होगा बताओ आप, कोई किसी को पता हो तो? किसी को पता है? चलो मैं बताता हूँ रिपल्शन कैसे होगा। ऐसे होगा कि यदि दो पॉजिटिव बॉडी हैं, एक पॉजिटिव बॉडी ये रही और एक पॉजिटिव बॉडी ये, जब दोनों को पास पास लाया जाएगा तो ये आपस में रिपेल करती हैं। क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। और जब पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाया जाएगा तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। क्लियर है? यानी कि दो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट वो आपस में रिपेल करते हैं, यानी कि रिपल्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाती है, या ऐसा कह लो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाती है, तो ये दोनों क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे ही दो नेगेटिव हो जाएंगी तो ये दोनों भी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्योंकि सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि लाइक चार्जेस जब होंगे, लाइक चार्जेस वो ऑलवेज रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ऑलवेज रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल करेंगे। और जब चार्ज हो जाएंगे अनलाइक का मतलब क्या हो गया कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। तो जब जो दो चार्ज होंगे ऐसे अनलाइक वाले, तो वो ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट की एक प्रॉपर्टी ये वाली हो जाती है। तो एक रिपेल प्रॉपर्टी हो गई, एक अट्रैक्ट प्रॉपर्टी हो गई। साथ में हमने चार्ज की वाली प्रॉपर्टी देख ली। हमने ये देख लिया कि बैलून हेयर से कैसे काम के साथ कैसे रबिंग करने में काम करता है, एबोनाइट फर के साथ कैसे काम करेगा, किस तरह से चार्ज उनमें मूव होगा। अब बात आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज और क्या क्या है, चार्ज की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी एक होती है आपकी, अब हम बात करेंगे चार्ज की अदर प्रॉपर्टीज की कि चार्ज में और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी पे जब हम आते हैं तो मैंने आपको लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस की एक प्रॉपर्टी आपको बता दी। एक जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, समझो बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि इसमें हम कहेंगे द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज आपको पता होना चाहिए ई होता है। फंडामेंटल चार्ज यानी कि एलिमेंट्री चार्ज, इनिशियल चार्ज ई ही होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज बोल सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल संख्या में हो जाते हैं, 2e 2e 3e 4e 5e 15e 100e 1000e 10,000e, तो वो क्या हो जाता है, क्यू बोला जाता है। फिर उसको क्या बोलता है, सम्मिलित रूप में, मतलब कंबाइंडली उसको क्यू बोला जाता है। तो क्या है, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यदि हम एक बॉडी के चार्ज की बात करें तो हम क्यू बॉडी का चार्ज मान लेते हैं। तो क्यू जब बॉडी का चार्ज है तो ई एलिमेंट्री चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज,
उसको हम n से मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटीग्रल मल्टीपल कर दिया, जहां n क्या है, n इज, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल कर दिया हमने e, मतलब e को n से, तो n क्या रखना है हमें, 1e 2e 3e 4e, ऐसे हम करके किसी भी बॉडी का चार्ज ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी इसके क्वांटाइजेशन चार्ज है कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का, यानी फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तो तीसरी प्रॉपर्टी के लिए इसको हम रब कर देते हैं। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी हम जानते हैं चार्ज की क्या होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपने सुना होगा कंजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 11th में पढ़कर आए होंगे, वर्क एनर्जी इन पावर वाले चैप्टर में। तो एक आता है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इससे मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व होता है। मींस क्या है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक एबोनाइट की रोड थी, और एक क्या था आपके पास, फर था। तो एक बॉडी हो गई, एक बॉडी हो गई। तो इस बॉडी में से इस बॉडी में चार्ज आ रहा है, इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज आ रहा है, या फिर इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज आ रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ऐसे ही तो हो रहा है, इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहा है। तो चार्ज केवल ट्रांसफर हो रहा है, वो क्रिएट नहीं हो रहा, वो बनाया नहीं जा रहा। चार्ज नया तैयार नहीं हो रहा, चार्ज पहले से बॉडी के अंदर है, केवल वो ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। यानी कि यह ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यही कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण करना, चीज को बचाए रखना, बचा रहना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या है, ऑलरेडी कंजर्व है, कंजर्व। ठीक है, क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी होगी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक प्रॉपर्टी हमने देखी लाइक अनलाइक चार्जेस, एक प्रॉपर्टी हमने देखी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी और इसमें आती है कि एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे एक बॉडी है, सपोज करो कुछ भी है, एक ग्लास हमने मान लिया, कोई ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास का पीस है, कोई ग्लास पीस ले लिया है तुमने। ठीक है, एक ग्लास पीस ले लिया। इस ग्लास पीस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ग्लास पीस के अंदर। ठीक है, या ऐसा मान ले हम कि इस पे सपोज करो इसकी जगह में ग्लास पीस को थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, चकोर थोड़ा सा ले लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ। देखो चार्ज इसमें हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, बट मैं 4 जगह इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूँ केवल। ठीक है, फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि छोटा सा बहुत बारीक सा, बहुत थिन बारीक सा टुकड़ा है, पीस है, उसमें चार्ज मान लेता हूँ। एक पे मान लेता हूँ Q1, दूसरे पे मान लेता हूँ Q2, तीसरे पे मान लेता हूँ Q3 और चौथे पे मान लेता हूँ Q4। ये माइनस का चार्ज मान लिया मैंने और बाकी चार्ज मैंने प्लस के मान लिए। ठीक है, ऐसा मान लो कि हमने एक चार्ज माइनस का ले लिया और बाकी चार्ज हमने प्लस का ले लिया। पॉजिटिव बॉडी भी तो होती है, जैसे एक कॉर्नर, 3 कॉर्नर तो इसके पॉजिटिव है और एक कॉर्नर नेगेटिव है, ऐसा मान लो। तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है टोटल चार्ज। क्या कहती है, टोटल चार्ज इस बॉडी का क्या होगा, Q इक्वल टू एडिशन ऑफ सम ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस इन दिस बॉडी, सारी बॉडी के जितने भी चार्ज है उनका सम होगा, यानी एडिशन होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी मींस कि Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस के Q4, यानी कि माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा साथ में जाकर के प्लस। ठीक है,
तो इस तरह से, तो ये क्या कहलाया जाएगा, इसी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी लाइक अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दूसरी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हमने कि चार्ज होता है एक बॉडी का, वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज या फिर कहें तो फंडामेंटल चार्ज, यानी कि Q इक्वल टू NE हमने पढ़ा, जहां पे N क्या था 1 2 3। ऐसे हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज क्या है, कंजर्व रहता है। मींस क्या है उसका, कि चार्ज को ना तो मतलब खत्म किया जा सकता, कैन नेदर बी डेस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता, डेस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। साथ में क्या थी, एडिटिव प्रॉपर्टी, पूरी बॉडी का जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो जितना भी चार्ज है उनका एडिशन होगा, मीन्स की एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी इसकी आती है मोशन रिलेटेड, चार्ज की मोशन रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इन मोशन, क्या कहेंगे इसको हम, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज स्टैटिक था तो स्टैटिक था ही, बट चार्ज यदि मोशन में है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन चार्ज वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ चार्ज पर, क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। तो वैल्यू ऑफ चार्ज होगी, चार्ज का जो वैल्यू होगी, जैसे कि एक किसी सपोज करो कि एक बॉडी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो E है उसका 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। भैया कुलाम भी नोट कर लेना, कुलाम यूनिट होती है, क्योंकि चैप्टर यूनिट वाला चैप्टर अलग से तो पढ़ाया नहीं जाएगा, साथ साथ इनकी यूनिट्स भी बताई जा रही हैं। तो सी कुलाम, कुलाम का ये मतलब ना, कुलाम स्लो चल रहा है, कुलाम स्लो अलग पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर के अंदर, बट ये केवल कुलाम है। कुलाम क्या है, देखो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, COULOMB, कुलाम। ये कुलाम लॉ नहीं है, केवल और केवल यूनिट है, जो कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट कुलाम रख दी गई। तो समझ में आई कि चार्ज इन मोशन क्या है, कि वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यूरिंग मोशन, यानी कि चार्ज को यदि मोशन में भी ले जाओगे, वो गतिमान भी कर दोगे उसे, मतलब जैसे किसी स्पीड के साथ भी कहीं जाएगा वो, तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता, वो चार्ज का वैल्यू जो रहती है वैसे के वैसे ही रहती है। आगे बात क्लियर है। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया चार्ज का, कि चार्ज पॉजिटिव कैसे हो गया, किसी कोई बॉडी पॉजिटिव कैसे हो गई, कोई नेगेटिव कैसे हो गई, उसकी सारी एडिटिव प्रॉपर्टी, उसकी सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखो मुझे नहीं लगता आपका कुछ बचा होगा इसमें से, जो शुरुआत का मैंने पढ़ाया है चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में कुछ नहीं बचता, केवल एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आ रही है वो आ रही है केवल मास। अब आप कोई किसी बच्चे के ध्यान में यदि आया हो तो ये जरूर आया होगा कि सर जब एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक का मास घटना चाहिए, एक का बढ़ना चाहिए। तो मास किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ से हम थोड़ा सा डिफर कर देते हैं इसको, यहाँ से लाइन में कर देता हूँ इसे। अब इसमें जो बात आती है वो ये आती है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो इधर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, इधर से इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसे पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं, यानी माइनस की जो वैल्यू है वो घट रही है। इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है। तो इसका मतलब ये बॉडी, इस बॉडी का क्या है, मास भी घट रहा है भैया, यानी कि इस बॉडी का मास भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो घट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घट के इधर जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घट के इधर जा रहे हैं तो इसका मास बढ़ेगा। किसका मास बढ़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो इसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये क्लियर कर लेना कि दो बॉडी जिसमें एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जिस बॉडी में से कुछ छोड़ के जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि डेफिशिएंसी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेफिशिएंसी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंसी को हम
इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। इसका कंसेप्ट अभी आपके पढ़ने में नहीं आएगा, इसका कंसेप्ट हायर क्लासेस में आता है। जैसे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं या बीटेक करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ा जाती है कि होल क्या होता है। तो होल ये पॉजिटिव होता है, ये केवल डेफिशिएंसी होती है, इसी वजह से ये जो बॉडी हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। बट इसका मास जो है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जब सामान किसी चीज़ में से निकलेगा, यानी किसी का कोई पार्ट निकल रहा है, तो वो हल्की हो जाएगी ना, तो इसका मास डिक्रीज करेगा और इसका मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाकर पहुंच गए। आगे बात समझ में? बट ये इतना छोटा मास डिक्रीज होता है कि इसका पता ही नहीं चलता, इसका सही मायने में पता ही नहीं चलता कि मास कितना डिक्रीज हुआ, बहुत ही लेस। अच्छा, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। मैं पहले आपको जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा इसकी, तो उसमें पहले इसके एग्जाम्पल्स ही बताऊंगा कि कितना मास डिक्रीज हुआ, या कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए, कितने मास में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, या कितने समय में गए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। साथ में उसी क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और चार्ज का इंडक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, एक चीज़ अभी हो सकता है किसी बच्चे के ध्यान में ना आई हो, वो एक चीज़ ये है कि किसी जैसे मैंने बताया था अभी कि हमने दो बॉडी को रब किया, तो रब करने में मैंने बताया था ग्लास रोड को पीस ऑफ पेपर के पास लाओ, छोटे छोटे पीस, जैसे कि आप समझ लो कि ये छोटे छोटे पीस हैं, ये छोटे छोटे पीस हैं पेपर के, और रोड लाए इसके पास में, इतनी बड़ी रोड ले आई, ठीक है, तो रोड से चिपकने लग जाएंगे पेपर। बट आपको एक चीज़ यदि किसी के ध्यान में ना आई हो तक कि ये पेपर तो इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं थे, ये तो न्यूट्रल थे। क्या थे? ये न्यूट्रल है भैया, पकड़ो बात को, तभी तो नीट निकालोगे। और मैं कह रहा हूँ ये छोटी छोटी बात पकड़नी स्टार्ट कर दोगे ना तो जेई निकाल जाओगे। जेई वाले बच्चे भी सुन लो, यदि जेई वाला बच्चा को देख रहा हो तो जेई भी निकाल जाओगे, समझ रहे हो? तो क्या करना है, ये न्यूट्रल है, तो इन्हें न्यूट्रल वालों को, इस एबोनाइट तो रोड चार्ज है, बट इसने न्यूट्रल वाले को कैसे अट्रैक्ट कर लिया, न्यूट्रल वाले कैसे पास चले गए इसके, यानी कागज के टुकड़े एबोनाइट रोड से चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसलिए होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाती है, इंडक्शन प्रॉपर्टी। क्या लग जाती है? इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की इंडक्शन प्रॉपर्टी। उसको भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो उससे नेक्स्ट लेक्चर में। वही उसी वजह से ये चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, बट ये चार्ज है। चार्ज वाली बॉडी न्यूट्रल चार्ज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी इंडक्शन वाले को हम नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय सभी बच्चों, ध्यान से पढ़ना, और सारा जो मैंने पढ़ा है एक बार चाहे रिवाइज कर लेना इसको, क्योंकि रिवीजन से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। रिवीजन से मैंने जो पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया, उसी समय पे यदि क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी बच्चे को नहीं भी क्लियर हुआ तो दोबारा रिवीजन करो, और जिस बच्चे को क्लियर हो चुका है वो भी दोबारा रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन का फ़र्क इतना पड़ता है कि जो चीज़ आपने एक बार अपने हाथ दोबारा से कर ली तो वो आपके छप जाती है, माइंड में छप जाती है। बस ये ध्यान रख के करो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय सभी बच्चों को, राधे राधे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।